हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आइए, जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर में आपका पुनः स्वागत है। मैं अरुण सर आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। आज बायोलॉजी के चैप्टर में आज जो है नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा श्वसन तंत्र पे, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि श्वसन तंत्र होता क्या है। तो श्वसन जो होता है यह एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है। श्वसन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन तंत्र क्या होता है? इस क्रिया में जो तंत्र हमारे कार्य करते हैं उसी को श्वसन तंत्र कहते हैं। आइए हम लोग जो देखते हैं श्वसन तंत्र के मुख्य भाग, तो देखते हैं कि इसमें कितने पार्ट्स हमारे कार्य कर रहे हैं और कैसा कार्य करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इस फिगर के माध्यम से बनाया गया है फिगर। इसमें देखते हैं नासा मार्ग। नासा मार्ग जो होता है यह श्वसन तंत्र का प्रथम अंग होता है। ठीक है, श्वसन तंत्र का क्या होता है? प्रथम अंग होता है। यह जो है वह है जिसे इसी कहते हैं नासा मार्ग। ये जो है हमारा, इसमें क्या होता है? दो छिद्र होते हैं, दो नासा मार्ग होते हैं। हाँ, इनमें देखिए प्रथम अगले भाग में इसमें बाल पाए जाते हैं। बाल का क्या काम होते हैं? इसमें जो है जो धूल के कण होते हैं ये इन्हीं में आके बाल में ही चिपक जाते हैं, जिससे वायु जो है छन कर हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। फिर दूसरा आता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है? ग्रसनी है भाई इसका प्रथम भाग नासा मार्ग तथा पश्च भाग इसका जो है कंठ द्वार से लगा हुआ होता है। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पार्ट वेंड पाइप, वायु मार्ग। ये क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है। एक इसे दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं श्वास नली, एक को श्वसनी कहते हैं। श्वास नली में क्या होता है? यह लगभग जो है 10 से 12 सेंटीमीटर जो है यह लंबी एक नली होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप हम लोग डाइजेशन पहले इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, डाइजेशन पढ़े तो उसमें बताया गया था कि जो कंठ द्वार होता है इसमें यहाँ से दो नली गई है। एक श्वास नली होती है, एक जो है भोजन वाली नली होती है। उसमें जो है एक घाटी ढक्कन होता है, बताया गया था उसमें कि एक घाटी ढक्कन होता है। भाई इस तरीके से एक लेयर इसमें होती है। ये क्या कार्य करता है कि जो जब हम भोजन करते हैं तो ये वायु मार्ग को बंद कर लेती है ताकि भोजन जो है हमारे वायु मार्ग में ना पहुंच जाए। अगर वायु मार्ग में पहुंच जाए क्या प्रॉब्लम होगी? इसमें ये होगा कि भाई हम सांस की क्रिया जो कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, ये हमारी अवरुद्ध हो जाएगी और हमें जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये है श्वसनी। फिर उसके बाद फिर उसके बाद प्रांची आती है। प्रांची का क्या काम होता है? या जो है दो शाखाओं में बट जाती है और प्रत्येक शाखाएं एक एक फेफड़े में पहुंच जाती हैं। ये देखिए शाखाएं फिर आगे चल के अनेक उप शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ये हमारा फेफड़ा है। फेफड़े में जब वायु जो है ब्रांची हमारी पहुंचती है तो अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं फेफड़ा। फेफड़ा क्या होता है? कभी कभी पूछा था श्वसन की क्रिया में श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो श्वसन का प्रमुख जो अंग होता है यह फेफड़ा ही होता है। अगर पूछा श्वसन का प्रमुख अंग तो आपको देना है श्वसन का प्रमुख अंग फेफड़ा होता है। यह जो है हृदय को चारों ओर से या दोनों ओर से जो है इसको घेरे हुई संरचना होती है। यह बहुत ही कोमल होती है। ये हमारा यहाँ इसके ऊपर जो है जो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं इससे यह घिरी हुई होती हैं। ये हमारा बहुत ही कोमल होता है फेफड़ा। ये इसे दाया फेफड़ा कहते हैं, इसे बाया फेफड़ा। दाया फेफड़ा जो होता है यह अपेक्षाकृत बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, परंतु लंबाई में यह छोटा होता है। आइए हम फेफड़े के बारे में देख लेते हैं। इसमें बहुत सारी कूपिकाएं पाई जाती हैं कि जो है जो एल्वियोल्स होते हैं
इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक वयस्क मनुष्य में जो कोशिकाएं होती हैं, वयस्क मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या 15 करोड़ होती है। कितना होती है? 15 करोड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं एक में। एक लंग्स में 15 करोड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर नवजात में पूछा जाए, नवजात में कितनी, नवजात में कोशिकाओं की संख्या जो होती है यह 2 करोड़ होती है। 2 करोड़ कोशिकाएं नवजात में पाई जाती हैं। यह हुआ हमारा। यही सोचनी आगे चल के अनेक कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। इसको जो है हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देख लेते हैं कि भाई कैसे बढ़ रही है। एक एल्वियोल्स की हम चित्र बनाते हैं, देखते हैं। देखिए इस तरीके से एक हम बना रहे हैं। ये एल्वियोल से बन गया, या इसको हम अच्छे तरीके से बना दे रहे हैं। ये एक एल्वियोल या एक वाइकोस्टा इस प्रकार का होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी जो बाह्य परत होती है, ठीक है, यह जो है बहुत ही पतली होती है। ठीक है, पतली क्यों होती है? ताकि जो गैसों का एक्सचेंज हो वह आसानी से हो सके। इसके नीचे एक रक्त कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? रक्त कोशिकाएं। इसके नीचे एक, देखिए इस तरीके से एक रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त कोशिका ये क्या करता है? रक्त कोशिका, देखिए इसमें जो होता है, जैसे ऑक्सीजन है, यह जो है ऑक्सीजन को रक्त कोशिकाओं तक दे सके। भाई ये ऑक्सीजन को यह जो है रक्त कोशिकाओं तक दे सके तथा कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त कोशिकाओं से पुनः कोशिकाओं तक वापस कर सके। इसलिए इसकी जो मेम्ब्रेन होती है यह बहुत पतली होती है। आप लोगों ने कई जगह जो है हॉस्पिटलों में सुना होगा, जो है हॉस्पिटल में, कि भाई धूम्रपान जो होता है, धूम्रपान करने से हमारे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। उसी बीमारियां में एक बीमारी का नाम हम लेते हैं, देखते हैं, जिसे कहते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जब हमारे फेफड़ों में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है, तो देखिए कैसे होता है कि हम स्ट्रक्चर इसका भी देख लेते हैं। जैसे ये एल्वियोल्स है, कोशिकाएं हैं, ये दूसरी है, ये तीसरी है। आप लोगों ने अभी पढ़ा कि इसका जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसकी जो बाह्य परत होती है यह बहुत पतली होती है। जब धूम्रपान कर लिए, अधिक कर लिए, तो इसकी जो सरफेस ये है मेम्ब्रेन, ये देखिए ये जो है फट जा रही है। ठीक है, फट जा रही है। फटने के बाद यह जो है एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ जा रही है। ठीक है, आपस में एकदम जुड़ जा रही है, जिससे इनका जो है जो सरफेस एरिया है यह जो है बिल्कुल कम हो जाता है। जब इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगती है। तो यह है एम्फाइसीमा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि श्वसन तंत्र। ये श्वसन तंत्र के पार्ट्स हम लोग देख लिए। अब देखते हैं श्वसन तंत्र कैसे अपना कार्य करता है, जो है आइए अब हम लोग मानव में श्वसन की क्रियाविधि को जानते हैं। इनमें जो है श्वसन देखते हैं कैसे होता है। तो मानव में श्वसन की क्रियाविधि होती है, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक है एक्सटर्नल
रेस्पायरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पायरेशन। हाँ, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन यानी कि बाह्य श्वसन और इंटरनल रेस्पायरेशन अंतः श्वसन। तो जो बाह्य श्वसन होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि बाह्य श्वसन होता क्या है। जो बाह्य श्वसन होता है यह सभी कशेरुकी जंतुओं में एक मुख्य रूप से श्वसन अंग पाया जाता है। ठीक है, जैसे कह ले मेढक में, हाँ, मेढक श्वसन की क्रिया कैसे करता है? त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। तो मेढक में जो श्वसन अंग होगा वह मुख्य रूप से त्वचा होगा। उसके बाद देखिए मछलियाँ, जो जलीय जंतु हैं, जलीय जंतु जैसे भाई मछलियाँ हैं, मछलियाँ श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं जल के अंदर? उनमें गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। तो मछलियाँ जो होती हैं या गलफड़े के द्वारा जो है श्वसन की क्रिया करती हैं। उसके बाद बात आता है कि जो पृथ्वी पे रहने वाले जीव हैं, जैसे भाई हम लोग मनुष्य हैं, हाँ, तो मनुष्य श्वसन की क्रिया कैसे करेगा? जो मनुष्य होता है या श्वसन की क्रिया फेफड़ों के द्वारा करता है। जैसे आपको आगे बताया गया कि मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं, तो ये श्वसन की क्रिया जो है मुख्य रूप से फेफड़ों के द्वारा करता है। इनमें क्या होता है? इनमें कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इनमें से एक है ब्रेथिंग की क्रिया। ब्रेथिंग क्या होता है? श्वासोच्छ्वास। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही ब्रेथिंग की क्रिया कहलाती है। यह जो है बाह्य श्वसन तंत्र के अंतर्गत आएगा। आइए हम लोग अब देखते हैं अंतः श्वसन के बारे में, क्या है आखिर अंतः श्वसन होता क्या है। तो अंतः श्वसन जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जो है अंतः श्वसन होता है। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस। देखिए ग्लाइकोलाइसिस नंबर 1। नंबर 2 क्रेब्स चक्र और नंबर 3 इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ग्लाइकोलाइसिस में क्या देखते हैं? यह क्रिया कैसे होती है? यह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है। इनमें ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। इनमें अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा ना तो श्वसन की क्रिया होगा। इसके फलस्वरूप पायरुविक अम्ल का जो है निर्माण होगा। देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इनमें क्या होता है? मुख्य रूप से इनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो यह क्रिया होती है इसके फलस्वरूप क्या बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। ठीक है, पायरुविक अम्ल से जो है 2 एटीपी ऊर्जा जो है मुक्त होती है। 2 एटीपी ऊर्जा इससे मिलती है। फिर दूसरा आता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र क्या होता है? क्रेब्स चक्र में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति पूरा होना चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति जब इसमें रहेगी तो इनमें जो है क्रिया को संपन्न करने के लिए इनमें तमाम प्रकार की एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। जब एंजाइम्स जो है मिलते कहाँ हैं, कहाँ से प्राप्त होंगे? तो एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होते हैं। ठीक है, एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होते हैं और इस क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक अम्ल बन गया और ये पायरुविक अम्ल कितना एटीपी ऊर्जा मुक्त करेगा? 18 एटीपी ऊर्जा मुक्त करता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या होता है? यानी ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया और क्रेब्स चक्र की क्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा इनको प्राप्त होती है वह एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट करके माइटोकॉन्ड्रिया में संचित कर लेता है। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स चक्र से जो ऊर्जा इनको मिल रही है, ठीक है, वह जो है एडीपी के रूप में कन्वर्ट करके, ठीक है, वह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है? संचित कर लेता है। आइए हम लोग देखते हैं अब कि भाई इस क्रिया के फलस्वरूप कि ग्लूकोज के प्रोसेस क्या होते हैं कि ग्लूकोज से भाई एक ग्लूकोज के विखंडन से 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है।
ठीक है, 2 पायरुविक अम्ल का एक, अच्छा बताइए, एक ग्लूकोज के 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण हो गया, तो इसमें 18 है, ठीक है, 18 है, 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36 ATP, ठीक है। अब हम देखते हैं इस ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तब क्या होता है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी ग्लाइकोलाइसिस 2 ATP, ठीक है, और क्रेब्स चक्र यानी कि 30 क्रेब्स चक्र कितना है 36 ATP आ गया है। तो देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस 2 ATP प्लस क्रेब्स चक्र 38 ATP, या दोनों जुड़ जाते हैं तो कुल कितना हो जाते हैं 38 ATP। यानी कहता हम कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज के विखंडन से हमें 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई एक ग्लूकोज से कितने के विखंडन से कितने ATP ऊर्जा पैदा होंगे, तो आपको बताना होगा कि एक ग्लूकोज के विखंडन से जो है 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। कभी कभी एक नंबर पूछ लेता है कि ATP का पूरा नाम क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे ATP का एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ठीक है। और हमने कहा कि ATP से ADP में कन्वर्ट हो रहा है इसमें, तो अगर ADP का पूरा नाम पूछ ले तो आपको लिखना है एडिनो सिन ड्राई फास्फेट, ठीक है। एक नंबर में जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है ATP एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ADP एडिनोसिन ड्राई फास्फेट, नहीं कि T को ट्राई कहेंगे D को ड्राई कहेंगे, ठीक है। ये अंतर क्लियर हो जाता है। अब हम लोग आइए देखते हैं कि फेफड़ों की कैपेसिटी क्या होती है, मनुष्य में फेफड़ों की कैपेसिटी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। आइए हम लोग जो है फेफड़ों की सामर्थ्य देख लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ लंग्स देख लेते हैं कि कितनी कैपेसिटी होती है लंग्स की हमारी। तो इसमें जो है नंबर 1 आता है टाइडल एयर, ठीक है। टाइडल एयर, टाइडल एयर इसे किससे कहते हैं, जैसे जब हम सामान्य रूप से श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसे टाइडल एयर कहते हैं। यह लगभग 500 ml हम जो है वायु को अपने अंदर लेते हैं और 500 ml ही वायु को जो है हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। फिर दूसरा आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है, जब हम बलपूर्वक श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है, जब हम बलपूर्वक श्वसन की क्रिया को करते हैं तो उसमें जो वायु, अधिक से अधिक वायु को हम कितना ले सकते हैं, ठीक है, इसी को इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। फिर से एक बार देख लें, जब बलपूर्वक ली गई श्वसन की क्रिया या जब बलपूर्वक की गई श्वसन की क्रिया, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वायु को हम ग्रहण कर लेते हैं, इसी को इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। और यह लगभग इसकी मात्रा होती है जो है 350 ml, ठीक है, ठीक, लगभग ये टाइडल एयर का, टाइडल एयर से 3 लीटर अधिक, ठीक है, 3 लीटर अधिक, टाइडल एयर से जो है 3 लीटर अधिक जो है हम वायु को अपने अंदर ले सकते हैं बलपूर्वक। फिर तीसरा आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यह जो है, जैसे हम वायु को निकालते हैं, भाई श्वसन की क्रिया करते हैं तो एक बार वायु को अंदर लेते हैं, एक बार वायु को निकालते हैं। जब वायु को निकाल देने के बाद शेष हमारे शरीर में कितनी वायु रह जाती है, ठीक है, उसी को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एक बार फिर से देख लें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। इसमें जो है वायु को निकालने के बाद शेष हमारे शरीर में
कितनी वायु बची रहती है, इसी को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। यह लगभग जो है 1100 ml 1100 ml हमारे शरीर में जो है बची रहती है वह। फिर चौथा आता है, चौथा और लास्ट में आता है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी देख लेते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी में कुल कितनी वायु, ठीक है, टोटल कितनी वायु हमारे लंग्स में बची होती है जो है, उसी को टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस की क्रिया के फलस्वरूप कितनी वायु हमारे लंग्स में बची हुई होती है, उसी को टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। और इसकी मात्रा जो है लगभग होती है 5.8 लीटर। ठीक है, 5.8 लीटर बची रहती है शेष, या इसे आप कह लीजिए लगभग 6 लीटर। लगभग 6 लीटर वायु जो है हमारे फेफड़ों में बची रहती है। ठीक है, यह है हमारा, अभी हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले श्वसन तंत्र देखे, श्वसन तंत्र में जो है इन सारे पार्ट्स को देखे। ठीक है, एक पार्ट्स जो है जैसे सी के आकार की होती है, इसे जो है सी के आकार के गुच्छेनुमा जो संरचना है, ये इसका कार्य जो होता है, इसका कार्य ये होता है कि ये वायु नली को आपस में चिपकने नहीं देती। वायु की अनुपस्थिति में यह वायु नली को आपस में चिपकने से रोकती है। भाई आपस में चिपक जाएगी तो वायु नली हमारी अवरुद्ध हो जाएगी, श्वसन की क्रिया नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो है चिपके ना इसलिए इसमें गुच्छे के जैसे जो है संरचना बनी हुई होती है। फिर हमारा लंग्स से आता है, 2 लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट वाला कुछ बड़ा होता है लेकिन लंबाई में छोटा होता है। फिर जो है ये लेफ्ट वाला है, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन है। देखिए प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में जो है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन होता है बहुत, जो हमारे हृदय को, जो हमारे फेफड़ों को बहुत सुरक्षित रखता है। वह आघात जब पड़ता है इस पे ना, तो इसमें देखिए प्लूरल फ्लूइड भी वाला होता है। प्लूरल फ्लूइड है इसमें, यानी कि एक जो है तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिससे वायु आघातों से हमारी सुरक्षा करता है। फिर तंत्र है, डायफ्राम है। डायफ्राम के नीचे बहुत सारे हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आहार नाल में हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई आमाशय, यकृत, अग्नाशय, पैंक्रियाज, ये सब सारी चीज़ें डायफ्राम में होती हैं। फिर जो है एक एक के बारे में हम लोगों ने सविस्तार पूर्वक अध्ययन किया। जो है आज की वीडियो बस इतनी ही। थैंक्स। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।